Hello students, how are you? Hope you are all fine at home. Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi PGT English. In our previous lecture, we were discussing lesson 4, A Truly Beautiful Mind about Albert Einstein. Clear class, in this lesson, we have read that Albert Einstein, when he was a child, okay, he was considered a freak child by his mother, okay, and by his friends, he was called Brother Boring because he was not interested in playing with his friends, and his headmaster had called his father and told him that means Einstein didn't matter that what would he do because he would not succeed in anything, okay. And in this way he was even not interested in his school because he didn't like the school regimentation, and that's why he changed the school, okay. And after that he had taken admission in Munich, and after that he was not a bad pupil, he was a good pupil, okay. And we will start from this paragraph. Open your book, lesson 4, Einstein, Albert Einstein, A Truly Beautiful Mind, and start to read from this paragraph. In 1900, at the age of 21, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट. 1900 में जब वो 21 ईयर्स ओल्ड थे तब वो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे. यू कैन सी इन पिक्चर, हिज पिक्चर इज ऑल्सो देयर ऑफ 1900 व्हेन ही वाज एट 21 ईयर्स ओल्ड, ओके. एंड स्टिल अनएम्प्लॉयड, वो अनएम्प्लॉयड भी थे. क्लियर. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गिव private lessons, and finally secured job in 1902 as a technical expert in the patent. और वो जो एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे और अनएम्प्लॉयड थे, और उन्होंने जो है टेक्निकल असिस्टेंट की तरह काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने प्राइवेट लेसन भी दिए, और फिर उसके बाद 1902 में उन्होंने अपनी जॉब भी सिक्योर कर ली टेक्निकल एक्सपर्ट की इन द पेटेंट. पेटेंट माने अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. एक तरीके का अधिकार जो कि इन्वेंशन का मिलता है एक इन्वेंटर को. ये ऑफिस बर्न में था. क्लियर. 1900 में जब वो 21 ईयर्स ओल्ड थे तो वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, और उन्होंने प्राइवेट लेसन देना शुरू कर दिया, और फाइनली उन्होंने अपनी जॉब भी सिक्योर कर ली. ठीक है. कब? 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह अपनी जॉब उन्होंने शुरू कर दी. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. जब वो दूसरे लोगों के काम को एसेस कर रहे थे, उसका एसेस मीन्स मूल्यांकन करना, उसको देखना, ऑब्जर्व करना, तो जब वो दूसरों के काम को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने अपने खुद के आइडियाज भी डेवलप किए. आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेटली वो अपने आइडियाज को भी डेवलप कर रहे थे. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. और वो जो है अपने मतलब मजाक के तौर पर वो जो है अपने डेस्क ड्रॉअर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी कहते थे. दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन. देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो. ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स क्यों कहते थे? क्योंकि वो अपने खुद के आइडियाज भी वो वहां पर डेवलप कर रहे थे. ठीक है. दूसरों के वर्क का मूल्यांकन करते करते वो वहां पर अपने खुद के आइडियाज भी डेवलप कर रहे थे. क्लियर. नेक्स्ट. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. अब एक फेमस पेपर में 1905 में एक फेमस पेपर में आइंस्टाइन की एक रिलेटिविटी की एक फेमस थ्योरी जो है वो सामने आई. अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. जिसके अनुसार हम देख सकते हैं कि टाइम और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो एब्सोल्यूट नहीं है. क्या मतलब? मेजर्ड इन इटसेल्फ, जो कि अपने आप में मेजर्ड है, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, किसी और के रिलेशन के साथ नहीं है, अपने आप में मेजर्ड है. दिस इज अ साइंस टॉपिक. ओके. Instead, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to other. अगर हम देखें कि जो दो क्लॉक है एक्यूरेट तरीके से वो विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम. ये जो है इतना सेम टाइम शो नहीं करेगी अगर उनको एक साथ आपने शुरू किया और उन्होंने अपनी जर्नी अपने एक साथ मतलब किए टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, एक जर्नी के बाद, और उसमें से एक जो है वो स्लो रहेगी और एक फास्ट रहेगी. हैड बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर.
जो एक है वो फास्ट रहेगी दूसरे के कंपैरिजन में, तो उनका जो है ना आपस में एक साथ नहीं सिस्टम बैठता, दैट इज यू कैन से रिलेटिविटी, द स्पेशल थ्योरी ऑफ मींस आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर? From this following the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy, और इसी से वर्ल्ड का बहुत बड़ा फेमस फॉर्मूला सामने आया, दैट इज व्हाट, दैट इज मास एंड एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्मूला यू रीड इन साइंस ऑल्सो। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, E stands for energy, M for mass and C for the speed, and the light is in vacuum, light जो है वो वैक्यूम में है, तो ये बता रहे हैं। ठीक है, when you sit with a nice girl for 2 hours, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे के लिए बैठते हो, it seems like 2 minutes, तो आपको लगता है कि आप 2 मिनट के लिए उसके साथ बैठे हो। ओके, when you sit on a hot stove for 2 minutes, और जब आप किसी गर्म तवे पे 2 मिनट के लिए बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 hours, तो आपको ये 2 घंटे के जैसे लगते हैं। दैट इज व्हाट रिलेटिविटी, दैट इज व्हाट रिलेटिविटी, दैट इज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन अ सिंपल लैंग्वेज। क्लियर क्लास? ओके, नेक्स्ट इज while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling starting to fail। जब जो है आइंस्टाइन सॉल्व कर रहे थे सबसे अधिक बड़ी प्रॉब्लम इसकी अपने फिजिक्स सब्जेक्ट में, जो भी उनके इश्यूज, तो जब उसको सॉल्व कर रहे थे तो जो उनकी खुद की पर्सनल लाइफ थी वो अनरेवलिंग मतलब फेल होना शुरू हो गई, सक्सेस नहीं थी, उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा, इंपॉर्टेंट है कि अल्बर्ट जो है मेलिवा से शादी करना चाहते थे, एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, his mother was not favoring this marriage, she was not means she was not interested to face this kind of situation, she didn't like Meliva marriage with his son, वो अपने with her son, अपने son के साथ वो मेलिवा की शादी नहीं चाहती थी। she thought who was 3 years older than her son was too old for him। एक्चुअली मेलिवा जो थी वो अब उसके सन से 3 years ओल्डर थी। ये क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाई डिडंट शी लाइक हर, व्हाई डिडंट शी अलाउ हर टू मैरी। ओके, शी यहाँ पर कौन है? इसकी मदर। तो क्यों नहीं शादी के लिए वो तैयार थी? शादी के लिए वो इसीलिए नहीं तैयार थी क्योंकि वो जो थी उसके सन से 3 years बड़ी थी। She was also bothered by Meliva's intelligence, और मेलिवा मैरी भी बहुत इंटेलिजेंट थी, क्लेवर क्रिएचर वर्ड यूज हुआ था उसके लिए इन द वेरी स्टार्टिंग। ठीक है, तो वो भी काफी इंटेलिजेंट थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मेलिवाज इंटेलिजेंस, उसके इंटेलिजेंस से काफी परेशान थी। शी इज अ बुक लाइक यू, और वो कहती है अपने बेटे से कि वो भी तुम्हारी तरह किताब के जैसे है। हिज मदर सेड, उसकी माँ कहती है आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टाइन ने शादी को कुछ समय के लिए रोक दिया। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons। पेयर ने शादी कर ली सक्सेसफुली और उनके 2 बेटे हुए 1903 में। But a few years later the marriage flattered मतलब become weak, कमजोर होना शुरू हो गई उनकी शादी। Meliva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife। Meliva जो थी जो है एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनने लगी क्योंकि वो एम्बिशियस थी और उसका जो एम्बिशन था, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, जो उसके अंदर जो तेज था, जो उसकी इंटेलिजेंस थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी एंड वो जो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनने लगी क्योंकि वो अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर पा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919 में जो कपल थे उन्होंने डाइवोर्स कर दिया। उनके बीच आपस में काफी समय तक लड़ाइयाँ होने लगी, काफी लंबे समय से, और फिर उसके बाद कपल ने जो है क्या कर लिया, डाइवोर्स कर लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने उसी साल जो है एल्सा जो कि उसकी कजिन थी उससे शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंट विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, कोइंसिडेंट मतलब एक साथ होना, 2 घटनाओं का एक साथ होना, तो जो है आइंस्टाइन की जो लाइफ का पर्सनल चैप्टर और उसका वर्ल्ड फेम, ये दोनों एक साथ उसके सामने मतलब एक साथ घटित होना शुरू हुआ। इन 1915 he had published his general theory of relativity, रिलेटिविटी की एक जनरल थ्योरी उसने पब्लिश की विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने ग्रेविटी की एक नई व्याख्या हमारे सामने लाके रख दी। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। 1919 में एक सोलर एक्लिप्स लगा, सूर्य ग्रहण, जिसके तहत जो उसकी थ्योरी थी इट वाज प्रूव्ड करेक्टली, इट वाज प्रूव्ड एक्यूरेट, वो करेक्ट साबित हुई, एक्यूरेट साबित हुई। क्या थी वो? आइंस्टाइन हैड correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected।
आइंस्टाइन ने करेक्टली कैलकुलेट किया था एडवांस में कि जो लाइट है उसकी स्टार्स की वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट माने चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, जो है लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होना, ठीक है, क्योंकि वो किसी चीज से मतलब हिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरीके से जो डायरेक्शन चेंज हुआ है ये पहले से कैलकुलेटेड था, ठीक है, जो उसने बताया ये उसके अकॉर्डिंग हुआ। थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो भी लाइट का डिफ्लेक्शन था वो आपका सामने आया, वो सही साबित हुआ। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर ने उसके काम को बहुत सराहा और उसको जो है एक तरीके से साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम भी दिया। सही साबित हुआ, उसने जो कहा वो एक्यूरेट साबित हुआ, बिल्कुल सही साबित हुआ कि किस तरीके से लाइट जो है, प्रकाश की जो लाइट है किस तरीके से टर्न होगी, कहाँ पर जाके पड़ेगी। इट वॉज एक्यूरेट विच was means which was already the theory was given already by Einstein. Okay, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन ने जो नोबेल प्राइज दिया था, ठीक है, सॉरी, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, ठीक है, पहले ही मिल गया था 1921 में। He was showered with hours, with honors and invitations from all over the world and lauded by the newspaper. न्यूज़पेपर के द्वारा, प्रेस मतलब यहाँ पे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के द्वारा और प्रेस वालों के द्वारा और पूरे संसार, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे हर जगह से उसको काफी सम्मान दिया गया और उसको वेलकम किया गया, हर जगह से उसकी प्रशंसा हुई हर जगह पर, ठीक है। When the Nazi came to power in Germany 1933, अब 1933 में नाजी जो है जर्मनी में ये अपनी शक्तिशाली अपनी पहुंच बना रहे थे, ये पावर में आ गए थे। आइंस्टाइन इमिग्रेटेड, आइंस्टाइन ने इमिग्रेट कर दिया टू द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट चले गए। इमिग्रेटेड मीन्स लीव वंस ओन कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल परमानेंटली इन अदर, अपनी जगह को छोड़ना दूसरी जगह पर परमानेंट तरीके से सेटल होने के लिए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physics in an uproar. uproar माने अपसेट होना, वेरी अपसेट। तो 5 सालों के बाद न्यूक्लियर फिशन की जो थी वो डिस्कवरी हो चुकी थी बर्लिन में, जिससे अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे वो काफी परेशान हो गए कि न्यूक्लियर फिशन जो है डिस्कवर हो चुका है बर्लिन में, अब उसका हमें कॉन्सिक्वेंस जो है देखना पड़ सकता है। Many of them had fled from fascism. fascism एक सिद्धांत होता है जिसके तहत वो लोग जो है वहां से चले गए, काफी लोग वहां से उस जगह से चले गए, भाग खड़े हुए। Just as Einstein had, Einstein ने भी यही किया। And now they were afraid the Nazi could build the use an atomic bomb or build and use, sorry, और उनको ये इस बात का डर था कि नाजी जो है एटॉमिक बम यूज कर सकते हैं और इसका कभी भी मतलब वो यूज कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं और इसका कभी भी यूज कर सकते हैं। और एटॉमिक बम उस समय तक यूज नहीं हुआ था, उस समय बनने शुरू हुआ था। दैट वाज वेरी मींस डिजास्टर्स, दैट वाज वेरी मींस वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है इस चीज को काफी हद तक समझते थे जो साइंटिस्ट थे, लेकिन कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है इसके बारे में आइडिया नहीं था, ठीक है, लेकिन उनको पता था कि दे कुड यूज इट, इट कुड बी वेरी हार्मफुल, इट कुड बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। फिर उसके बाद at the urging of a colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। और 1939 2 अगस्त को जो है आइंस्टाइन ने लेटर लिखा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अपने जो है अपने साथ के काम करने वालों के कहने पर इसने लेटर लिखा। उस लेटर में क्या लिखा, इसने एक तरीके से समझाया कि इट कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो ये बम है वो काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। कैसे? अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, अगर इस तरह का एक बम, एक पोर्ट माने जहां पर शिप जो है गुड्स के साथ लोड और अनलोड होती है, तो अगर वहां पर एक बम ये मतलब गिरा दिया जाए, एक्सप्लोड कर दिया जाए, तो ये डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरे पोर्ट को। ओके, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, आस पास के सारे एरिया को ये जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect, और उसके जो शब्द थे वो अपना प्रभाव दिखाने में फेल नहीं हुए, यानी कि डी रूजवेल्ट ने उसके लेटर पर फोकस किया, कंसिडर किया। दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट, देयर इज अ क्वेश्चन आल्सो कि जो है उसने क्या लिखा था लेटर में, क्या हुआ, ये दैट इज ऑल इम्पोर्टेंट, जस्ट पे अटेंशन। ओके, द अमेरिकन्स developed the atomic bomb in the secret project of their own। तो अब जब लेटर ने मतलब लेटर जो है अपना इफेक्ट दिखाया, डी रूजवेल्ट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया और अमेरिका ने अपना खुद का एटॉमिक बम बनाया सीक्रेट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग और उसको डेवलप किया, and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945।
1945 में जो है ये जापान की सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया गया. यू कैन सी इन द पिक्चर, इन दिस वे इट वाज ड्रॉप्ड. आसमान से गिराया गया था. ठीक है, तो इस तरीके से ये वहां पर गिरा दिया गया. एंड इट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव. द फर्स्ट एंड लास्ट यूज येट, अब तक का पहला और आखिरी इस्तेमाल है वो एटॉमिक एनर्जी का, मतलब इस न्यूक्लियर फिशन का या एटॉमिक बम का किसी सिटी पे या किसी शहर पे. ठीक है, और बहुत ज्यादा ये डिस्ट्रक्टिव था. आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन. अब ये क्वेश्चन भी पूछता है कि क्यों आइंस्टाइन ने क्यों मतलब कि आर्म्स के बिल्डअप पे रोक लगाई, तो आपको लिखना होगा आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. जितना विनाश हुआ, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे आइंस्टाइन जो थे वो डीपली शेकन थे, पूरे तरीके से हिल गए थे. ही वाज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट. द रिजल्ट वाज वेरी डेंजरस. द रिजल्ट वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव आफ्टर द हिरोशिमा एंड नागासाकी बम ब्लास्टिंग. आज भी उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, आज भी वहां पर प्रॉब्लम्स हैं. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव. पब्लिक मिसिव लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक ऑफिशियल लंबा लेटर होता है, पब्लिक मिसिव जिसे कहते हैं, टू द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशन को उसने एक पब्लिक मिसिव लिखा. इट इज इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट की मतलब की स्थापना के लिए ऑफर दिया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, देयर शुड बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट. तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना के लिए उसने उसमें ऑफर दिया. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. और रूजवेल्ट के लेटर की तरह ये लेटर ने कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया. दो लेटर लिखे थे. पहले लेटर में उसने वार्निंग दी थी, डी रूजवेल्ट को ये कहा था कि अगर जो है वो जो बर्लिन में जो बम बना है, अगर उस बम का इस्तेमाल कर लिया गया तो इट कुड बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. पोर्ट का और आसपास के एरिया को ये नष्ट कर सकता है. तो इसका रिजल्ट जो था पॉजिटिव था. अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया और जो है बम बना के उसको ड्रॉप भी कर दिया, गिरा भी दिया हिरोशिमा नागासाकी पे. उसके बाद जब इसने लेटर लिखा वर्ल्ड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आता है, तो ये लेटर अपना इफेक्ट नहीं दिखाया. ठीक है, इस लेटर से कुछ भी आगे एक्शन नहीं लिया गया. इट वॉज नॉट सक्सीड एज द लेटर ऑफ डी रूजवेल्ट. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन आगे आने वाले समय में आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आइंस्टाइन जो थे वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप, ये भी इंपॉर्टेंट है. एजिटेटिंग, उन्होंने आंदोलन किए आर्म्स के बनने पर रोक लगाने के लिए. एंड ऑफ द आर्म्स, आर्म्स माने हथियार, बिल्डअप माने बनना. एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. और अपनी पॉपुलैरिटी, वो साइंटिस्ट थे, फेमस थे, पॉपुलर थे, तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी को किस लिए यूज किया? कैंपेन किया. कैंपेन मतलब जगह जगह पर उसने कैंपेन किया और पीस और डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया, शांति को बढ़ावा दिया. और उन्होंने जो है आंदोलन किए, किस लिए? टू द एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप, हथियारों के बनने पर रोक लगाने के लिए. और अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल पीस को बढ़ाने के लिए कैंपेन जगह जगह पे लगाए, लोगों को मोटिवेट किया. अपनी पॉपुलैरिटी से उन्होंने लोगों को एक अच्छा मैसेज देना शुरू किया, क्योंकि वो लोगों के बारे में भी सोचते थे. इवन when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary. जब आइंस्टाइन की मृत्यु हुई 1955 में, 76 ईयर्स ओल्ड थे, तो उनको एक विजनरी के रूप में मतलब कि मनाया गया, उनको एक विजनरी के रूप में याद किया गया. विजनरी क्या है? अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे. आइंस्टाइन ने हमेशा अपने से पहले ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचा, और जो फ्यूचर के बारे में सोचा तो उसके बारे में बहुत ही सही आइडिया लगाया, बहुत ही सही तरीके से सोचा. और उन्होंने ये भी कहा, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे. वो जो है किसके लिए? एक ओरिजिनल और एक इंटेलिजेंट वे में आगे के लिए सोच के प्लान करते थे. तो उनको एक विजनरी के रूप में भी हम याद करते हैं. एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिस्ट जीनियस. साइंटिस्ट से ज्यादा वर्ल्ड सिटीजन के बारे में भी की तरह भी हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि वो सबके बारे में सोचते थे, मानवता के बारे में सोचते थे. आई थिंक द लेसन इज क्लियर क्लास. ओके, if you have problem then contact to me. Okay class, and one more thing, you have to do the summary of complete lesson. Okay, and after that you have to do NCERT questions. Clear class? If you have problem then contact me. Thank you class, have a nice day.